स्वागत। आज हम एक दिलचस्प औद्योगिक प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं, कण आकार पृथक्करण या जिसे साइज सेपरेशन कहते हैं। सोचिए आपके पास ना अलग अलग साइज के कणों का ढेर है और आपको उन्हें बिल्कुल कायदे से साइज के हिसाब से अलग अलग करना है। हमारे पास इस पर कुछ तकनीकी नोट्स और जानकारी है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से मुख्य बातें निकालें और समझें कि ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है और सबसे ज़रूरी, ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आकार पृथक्करण मतलब साइज सेपरेशन है क्या चीज़? क्या ये बस छानने जैसा कुछ है? देखिए, ये छानने से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म है। मतलब एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तकनीकी भाषा में इसे यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि कणों का जो मिश्रण है उसे उनके आकार के आधार पर दो या ज्यादा हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा। और इसके लिए स्क्रीनिंग सतहों मतलब स्क्रीनिंग सर्फेसेस का इस्तेमाल होता है। सीधी भाषा में कहें तो अलग अलग साइज की जालियां या छलनियां। हाँ हाँ। हाँ, इसे साइज सेपरेशन, सीविंग, सिफ्टिंग, क्लासिफाइंग या स्क्रीनिंग, कई नाम है इसके। आम भाषा में हम छानना या चालना कह देते हैं। तो जैसे रसोई में आटा चालते हैं वैसा ही हुआ, बस शायद बड़े स्केल पर और ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। रसोई वाली छलनी एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन जब ये इंडस्ट्री में होता है ना तो बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। एक आम तरीका ये है कि पाउडर को अलग अलग साइज की स्टैंडर्ड छलनियों के एक सेट से गुजारा जाता है। स्टैंडर्ड छलनी? हाँ, मानकीकृत। और ये छलनियां अक्सर घटते क्रम में लगी होती हैं। मतलब सबसे बड़ी जाली वाली ऊपर, फिर उससे छोटी, फिर और छोटी। ठीक है। पाउडर ऊपर से डालते हैं और कण अपने साइज के हिसाब से या तो छलनी से निकल जाते हैं या उस पर रुक जाते हैं। इस तरह वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये इतना कंट्रोल और इतनी सटीकता क्यों चाहिए? मतलब अगर कण थोड़े बड़े या छोटे रह गए तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, यहीं पर यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कणों का जो आकार है ना, वो उत्पाद के गुणों पर, उसकी क्वालिटी पर बहुत गहरा असर डालता है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए दवाइयों को लें। कण का साइज ये तय कर सकता है कि दवा शरीर में कितनी जल्दी घुलेगी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी, और कितनी अच्छी तरह अब्जॉर्ब होगी। हाँ, ये तो जरूरी है। अगर कण बहुत बड़े हैं तो वो धीरे खुलेंगे, बहुत छोटे हैं तो शायद जरूरत से ज्यादा तेजी से घुल जाएं। दोनों ही ठीक नहीं है। समझ गई। इसी तरह जैसे कोई खाने का पाउडर है या सीमेंट है, तो उसकी फ्लोएबिलिटी मतलब वो कितनी आसानी से बहता है और मिक्सिंग कितनी एक जैसी होगी, ये सब कणों के आकार पर निर्भर करता है। इसीलिए ये सटीक ग्रेडिंग बहुत जरूरी हो जाती है। समझ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ महीन या मोटा कह देना काफी नहीं है, इसके लिए कोई पक्के नियम, कोई स्टैंडर्ड्स होंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे भारत में दवा उद्योग के लिए भारतीय फार्माकोपिया, जिसे आईपी कहते हैं, वो पाउडर के अलग अलग ग्रेड तय करता है। और ये ग्रेड इस बात पर निर्भर करते हैं कि कण किस स्टैंडर्ड नंबर की छलनी से पूरी तरह निकल जाते हैं और किस नंबर की छलनी पर उनका कितना प्रतिशत रुकता है। अच्छा, तो ये ग्रेड्स कैसे होते हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। आईपी में कई ग्रेड्स हैं, मोटे यानी कोर्स से लेकर सुपरफाइन तक। हर ग्रेड के लिए खास छलनी नंबर और कणों के प्रतिशत की शर्तें हैं। जैसे मोटे कोर्स पाउडर के लिए शर्त है कि सारे कण छलनी नंबर 10 से तो निकल जाने चाहिए। इसके छेद थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। लेकिन 40% से ज्यादा कण छलनी नंबर 44 से नहीं निकलने चाहिए, जिसके छेद काफी छोटे होते हैं। ओह, तो एक लिमिट ऊपर की भी और एक नीचे की भी? हाँ, वो 40% वाली शर्त ये पक्का करती है कि पाउडर में बहुत ज्यादा महीन कण ना आ जाएं। मतलब ये सिर्फ अधिकतम आकार नहीं, बल्कि कणों का साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्रोल करता है। समझ गई। ये तो काफी डिटेल्ड है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अति महीन पाउडर की बात करें, तो शर्त है कि सारे कण छलनी नंबर 120 से गुजर जाएं। ये बहुत बारीक जाली होती है। और सुपरफाइन? और सुपरफाइन ग्रेड तो और भी महीन है। उसके लिए 90% कणों को 10 माइक्रोन जितनी छोटी जाली से गुजरना होता है। 10 माइक्रोन? ये तो बहुत ही छोटा हुआ। हाँ बिल्कुल, लगभग हवा में उड़ने वाली धूल जितने बारीक। तो इन स्टैंडर्ड से पता चलता है कि जरूरत के हिसाब से कितनी सटीकता से कणों को अलग किया जा सकता है। ये वाकई बहुत सटीक वर्गीकरण है। अब इतने अलग अलग तरह के कणों को छांटने के लिए यकीनन बहुत अलग अलग तरह की मशीनों, उपकरणों की भी जरूरत पड़ती होगी। हाँ, निश्चित रूप से। सही उपकरण चुनना कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कणों का आकार क्या है, वो सूखे हैं या गीले, उन्हें किससे अलग करना है, हवा से, पानी से या बस दूसरे कणों से। उपकरणों का एक मोटा मोटा वर्गीकरण हम कणों के आकार के हिसाब से कर सकते हैं। बताइए जरा।
और जैसे बहुत बड़े कण हैं, मान लीजिए 50 mm से भी बड़े, जैसे खदान से निकले पत्थर के टुकड़े, तो उनके लिए ग्रिजलीज इस्तेमाल होती हैं। ये बस मजबूत सलाखों की कतारें होती हैं जिनके बीच से छोटे कण गिर जाते हैं। अच्छा। फिर थोड़े छोटे पर फिर भी मोटे कण, मान लीजिए 13 mm से बड़े, उनके लिए रिवॉल्विंग स्क्रीन्स या ट्रमल्स होते हैं। ये गोल घूमने वाले ड्रम जैसे होते हैं जिनमें छेद होते हैं। और जो ज्यादातर पाउडर या दानेदार चीजें होती हैं उनके लिए कई तरह के विकल्प हैं। शेकिंग स्क्रीन्स होती हैं जो आगे पीछे हिलती हैं। ठीक है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स होती हैं जो तेजी से कंपन करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। ये दोनों ही करीब 13 mm से लेकर महीन कणों तक के लिए काम आ सकती हैं। कंपन वाली। हाँ, फिर ऑसिलेटिंग स्क्रीन्स होती हैं। ये एक खास तरह की दोलन गति मतलब ऑसिलेशन का इस्तेमाल करती हैं, जो महीन जाली वाले कणों के लिए अच्छी रहती है। और जो बहुत ही महीन पाउडर होते हैं, जैसे सुपरफाइन ग्रेड वाले, उनके लिए फ्लूइडाइज्ड सिस्टम्स होते हैं, जिनमें हवा का इस्तेमाल करके कणों को अलग किया जाता है। बाप रे, इतने सारे विकल्प! क्या हम कुछ मुख्य उपकरणों और वो कैसे काम करते हैं, मतलब उनके पीछे का सिद्धांत क्या है, उसे थोड़ा और समझ सकते हैं? ये कणों को अलग करने के लिए फिजिक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य उपकरणों के सिद्धांतों को देखते हैं। जैसे शेकिंग स्क्रीन है। इसका सिद्धांत काफी सीधा है। दोलन यानी ऑसिलेशन। एक मोटर लगी होती है जो स्क्रीन को एक सीध में आगे पीछे हिलाती है, जिसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। अच्छा। इस हिलने से कण जाली पर फैलते हैं और जो छोटे कण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी की वजह से छेदों से नीचे गिर जाते हैं। बस मशीन से चल रही है। हाँ, कह सकते हैं मूल सिद्धांत वही है। अब देखिए रोटेक स्क्रीन, ये थोड़ी अलग है। ये हिलती भी है और कंपन भी करती है, मतलब ऑसिलेटिंग, एजिटेशन और वाइब्रेशन दोनों, पर एक खास तरीके से। इसमें ना एक तरह की गोलाकार या घूमने वाली गति होती है, जायरोटरी मोशन कहते हैं इसे। घूमने वाली गति। हाँ, जैसे हम थाली में कोई चीज रखकर उसे धीरे धीरे गोल घुमाते हैं ना, कुछ वैसा। ये गति पाउडर को जाली पर बहुत अच्छे से फैलाती है और छानने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल अक्सर दानेदार चीजों और खाने के पाउडर वगैरह को अलग करने में होता है। ये गोलाकार गति कंपन से अलग कैसे है? मतलब असर में क्या फर्क आता होगा? कंपन में आमतौर पर तेज छोटी छोटी हरकत होती है, ऊपर नीचे या आगे पीछे। रोटेक्स की गति थोड़ी धीमी और सतह के समानांतर गोल गोल होती है। इससे कणों को जाली के छेदों तक पहुंचने का ज्यादा अच्छा मौका मिलता है, खासकर महीन पाउडर के लिए। पर आते हैं जो हवा या किसी बल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने साइक्लोन सेपरेटर का नाम लिया था। हाँ, साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर ये बहुत दिलचस्प उपकरण है। ये काम करता है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जो गोल घूमने पर बाहर की तरफ खींचता है? बिल्कुल, जैसे झूले पर गोल घूमते हुए, या अगर आप एक बाल्टी में पानी भरकर तेजी से गोल घुमाएं तो पानी बाहर की तरफ दबता है ना। हाँ। बस वही सिद्धांत यहां लगता है। साइक्लोन सेपरेटर में क्या करते हैं कि धूल या पाउडर मिली हवा या कोई और गैस, उसे एक गोल, बेलनाकार या कोन जैसे बर्तन में, जिसे साइक्लोन बॉडी कहते हैं, बहुत तेजी से किनारे से मतलब टेंजेंशियली डालते हैं। किनारे से? हाँ, इससे अंदर हवा एक भंवर, एक वोर्टेक्स की तरह घूमने लगती है। अब जो भारी ठोस कण हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बर्तन की बाहरी दीवारों की तरफ खींचते हैं। अच्छा। वो दीवारों से टकराते हैं, उनकी गति कम होती है और वो नीचे गिरकर जमा हो जाते हैं, और जो साफ हवा या गैस है वो बीच से ऊपर की तरफ निकल जाती है। अरे वाह! तो ये हवा में से धूल या पाउडर के कण हटाने का बहुत अच्छा तरीका हुआ। हाँ, ये गैसों से ठोस कण अलग करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका उपयोग तरल पदार्थों से ठोस कण निकालने या एक ही पाउडर में से भारी और मोटे कणों को महीन कणों से अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। और एयर सेपरेटर, वो भी कुछ ऐसा ही है? एयर सेपरेटर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करता है, पर इसका मुख्य काम अक्सर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है। इसे आमतौर पर पीसने वाली मिलों के साथ, जैसे बॉल मिल या हैमर मिल, उनके साथ जोड़ा जाता है। मिल के साथ? क्यों? देखिए, जब मिल में पिसाई होती है तो एयर सेपरेटर ये पक्का करता है कि सिर्फ उतनी ही महीन कण बाहर जाएं जितने हमें चाहिए। अच्छा, मतलब क्वालिटी कंट्रोल जैसा? हाँ, बिल्कुल। जो कण अभी भी मोटे रह गए हैं, उन्हें एयर सेपरेटर हवा की धारा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके अलग कर लेता है और वापस मिल में भेज देता है, दोबारा पिसने के लिए। अच्छा। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है और हमें एक जैसा सही साइज का प्रोडक्ट मिलता है। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, पिसाई के साथ ही साइज कंट्रोल।
अब बैग फिल्टर के बारे में भी बता दीजिए। बैग फिल्टर, इसका सिद्धांत कुछ हमारे वैक्यूम क्लीनर के बैग जैसा ही है, बस बहुत बड़े स्केल पर। ये सक्शन मतलब खिंचाव और दबाव यानी प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता है। धूल भरी हवा को कपड़े या किसी सिंथेटिक मटेरियल से बने बड़े बड़े थैलों, जिन्हें फिल्टर बैग कहते हैं, उनकी एक पूरी लाइन से गुजारा जाता है। ठीक है। हवा तो कपड़े के आर पार निकल जाती है, लेकिन धूल के कण थैलों की सतह पर चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर उन थैलों का क्या होता है? समय समय पर इन थैलों को हिलाकर या उल्टी दिशा से हवा का तेज झटका देकर साफ किया जाता है। जो धूल जमा हुई होती है वो नीचे गिर जाती है और उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत महीन धूल पकड़ने के लिए काफी अच्छा होगा। हाँ, ये बहुत महीन कणों को हवा से हटाने में बहुत असरदार है। इसलिए इसे अक्सर उन मिलों के आउटलेट पर लगाते हैं जो बहुत ही बारीक पाउडर बनाती हैं, जैसे फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल। इससे प्रोडक्ट हवा में बेकार नहीं जाता और प्रदूषण भी नहीं होता। सही बात है। और आखिर में स्क्रबर्स, उनका क्या सिद्धांत है? स्क्रबर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से हवा से प्रदूषक कणों या गैसों को हटाने के लिए होता है, खासकर इंडस्ट्रीज में। ये कई सिद्धांतों पर काम करते हैं, जिनमें दो मुख्य हैं: जड़त्वीय प्रभाव, इनर्शियल इम्पैक्ट, और अवशोषण। अवशोषण, जड़त्वीय प्रभाव, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब धूल भरी हवा की धारा को तेजी से मोड़ा जाता है या पानी के बारीक फुहारों से गुजारा जाता है, तो जो भारी कण होते हैं वो अपनी जड़ता यानी इनर्शिया के कारण हवा के साथ उतनी तेजी से मुड़ नहीं पाते। अच्छा। और वो सीधे जाकर पानी की बूंदों से टकरा जाते हैं और उनमें फंस जाते हैं। ठीक है। और अवशोषण? अवशोषण तब होता है जब हवा में घुली कोई गैस, जैसे अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड, पानी या किसी और केमिकल वाले घोल में घुल जाती है। कई स्क्रबर्स में हवा को साइक्लोन की तरह घुमाया भी जाता है, ताकि धूल के कणों और पानी की बूंदों का संपर्क ज्यादा हो और बाद में साफ हवा से पानी की फंसी हुई बूंदों को अलग करना भी आसान हो। तो ये तो साफ है कि कौन सा उपकरण इस्तेमाल करना है, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि हमें अलग क्या करना है, कण कितने बड़े या छोटे हैं, और हमें कितनी सफाई या कितनी सटीकता चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हर उपकरण की अपनी खासियत है, अपनी सीमाएं हैं। ग्रिजली जहां बड़े बड़े पत्थर छाट सकती है, वहीं बैग फिल्टर बहुत ही बारीक धूल पकड़ता है। साइक्लोन हवा से कण अलग करने में माहिर है, तो रोटेक्स स्क्रीन सूखे पाउडर को ग्रेड करने में। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे फिजिक्स के इतने साधारण से सिद्धांत, ग्रेविटी, वाइब्रेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हवा का दबाव, जड़ता, इनको इतने अलग अलग और इतने परिष्कृत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है कणों को उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने ये समझा कि कण आकार पृथक्करण या साइज सेपरेशन सिर्फ छानना नहीं है, बल्कि ये एक नियंत्रित वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये औद्योगिक उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और हमने देखा कि इसके लिए बाकायदा मानक ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे भारतीय फार्माकोपिया के ग्रेड्स, जो उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी प्रभावशीलता के लिए जरूरी सटीकता तय करते हैं। और ये ग्रेड्स मोटे कणों से लेकर अत्यंत महीन सुपरफाइन कणों तक हैं। और हमने ये भी जाना कि इस काम को करने के लिए कितने अलग अलग तरह के उपकरण मौजूद हैं, साधारण हिलने वाली स्क्रीन से लेकर घूमने वाले ट्रोमेल तक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर चलने वाले साइक्लोन और एयर सेपरेटर, और हवा साफ करने वाले बैग फिल्टर और स्क्रबर तक। और हर उपकरण एक खास सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल। और यही सिद्धांत तय करते हैं कि कौन सा उपकरण किस काम के लिए सबसे सही रहेगा, चाहे वो गैस से ठोस अलग करना हो या तरल से ठोस, या फिर एक पाउडर को ही उसके अलग अलग साइज के हिसाब से बांटना हो। ये प्रक्रिया वाकई कई उद्योगों की रीढ़ की हड्डी जैसी लगती है। दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें, केमिकल्स, खनन, सीमेंट या दूसरी निर्माण सामग्री, यहाँ तक कि पर्यावरण को साफ रखने में भी इसका बड़ा रोल है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, कणों का आकार अंतिम उत्पाद की घुलनशीलता, उसके बहने की क्षमता, उसकी प्रतिक्रिया की दर और कुल मिला के उसके प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। निश्चित रूप से ये उन बुनियादी प्रक्रियाओं में से है जो ये पक्का करती हैं कि जो अंतिम उत्पाद बन रहा है वो वैसा ही काम करे जैसा हम उससे चाहते हैं। सही साइज सेपरेशन के बिना कई उत्पाद या तो बेअसर हो सकते हैं या उनकी क्वालिटी बहुत कम हो सकती है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि कणों को इतने सटीक आकार में अलग करना संभव भी है और जरूरी भी, तो जरा सोचिए कि अलग अलग उत्पादों में इसका असल में क्या मतलब हो सकता है। जैसे क्या सुपरफाइन पाउडर वाली इंस्टेंट कॉफी मोटे कणों वाली कॉफी से अलग स्वाद या घुलने का अलग अनुभव देगी, या फिर घर बनाने में जो रेत इस्तेमाल होती है उसके कणों का आकार
कंक्रीट की मजबूती पर कैसे असर डालता होगा। जरा सोचिएगा कि कणों का ये छोटा सा दिखने वाला आकार हमारी रोजमर्रा की चीजों को कैसे बदलता है।